इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो वीरता, प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन जाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही महानायक की गाथा को समझते हैं जिसकी कहानी आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति और स्वाभिमान की एक अलग ही आग जला देती है। देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये हकीकत थी। एक ऐसा राजा जिसकी तलवार की धार और धनुष की टंकार दुश्मन को मैदान में आने से पहले ही आधा हरा देती थी। तो आइए इस महान योद्धा की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो हर महानायक की तरह ही इनकी कहानी की शुरुआत भी बचपन से ही बिल्कुल असाधारण थी। अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज में बचपन से ही एक असाधारण प्रतिभा थी। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र। इस उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने अजमेर का पूरा राजपाट संभाल लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी और अपनी इसी काबिलियत और बहादुरी के दम पर उन्होंने बहुत जल्द दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया। पर दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था। वो एक कवि भी थे, एक कलाकार भी और एक ऐसे कुशल धनुर्धर जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था। और हाँ, युद्ध कला में उनकी निपुणता के बारे में तो खैर क्या ही कहना। लेकिन किसी भी महान गाथा की तरह पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ जंग और जीत तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रेम का एक ऐसा अध्याय भी है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी है पृथ्वीराज और संयोगिता की। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत साहसी भी थी, और उन्होंने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से इतने सुने थे कि मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ थे पृथ्वीराज जो संयोगिता के गुणों से बहुत प्रभावित थे, और दूसरी तरफ थे संयोगिता के पिता राजा जयचंद जो पृथ्वीराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करना चाहते थे। जयचंद ने तो जैसे पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की ठान ही ली थी। उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर तो रखा, लेकिन उसमें पृथ्वीराज को बुलाया तक नहीं। और तो और, उनका अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे सभा के बाहर एक द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके जवाब में संयोगिता ने जो किया वो देखने लायक था। स्वयंवर के दिन उन्होंने वहां आए सभी बड़े बड़े राजाओं को नजरअंदाज कर दिया, और फिर सबकी आंखों के सामने वो सीधा उस मूर्ति के पास गईं और अपनी वरवाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ठीक उसी पल पृथ्वीराज अपने कुछ बहादुर सैनिकों के साथ वहां अचानक आ पहुंचे। उन्होंने भरी सभा से संयोगिता को उठाया, अपने घोड़े पर बैठाया और सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़े। इस घटना को आज भी इतिहास में संयोगिता हरण के नाम से जाना जाता है। प्रेम और स्वाभिमान की इस कहानी के बीच भारत की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो सब कुछ बदलने वाला था। ये साल था 1191, एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदलने वाली एक लड़ाई देखी, तराइन का पहला युद्ध। अफगानिस्तान का एक बहुत ही क्रूर शासक मोहम्मद गोरी भारत को जीतने के सपने देख रहा था। तराइन के मैदान में दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस जंग में पृथ्वीराज ने गोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन यहीं पर पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो चाहते तो गोरी को वहीं मार सकते थे, लेकिन राजपूतों का नियम था कि किसी निहत्थे और हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाता। यह सम्मान की बात थी, पर यही उदारता आगे चलकर एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल साबित हुई। जीत के ठीक 1 साल बाद कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। साल 1192। तराइन का मैदान एक बार फिर गवाह बनने वाला था एक और जंग का। गोरी इस बार अपने अपमान का बदला लेने के लिए लौटा था। वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर सेना लेके आया था, पर इस बार एक बहुत बड़ा धोखा भी हुआ। राजा जयचंद ने अपनी निजी दुश्मनी में देश के दुश्मन मोहम्मद गोरी का साथ दिया। धोखे और एक विशाल सेना के सामने इस बार पृथ्वीराज टिक नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां गोरी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनकी आंखें फोड़ दी। जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एक आखिरी मोड़ आया।
एक वफादार दोस्त की एक आखिरी कोशिश के रूप में। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद बरदाई, जो उनके साथ ही कैद थे, उन्होंने एक कमाल की योजना बनाई। उन्होंने गोरी को बताया कि पृथ्वीराज में एक अनोखी कला है। वो बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर भी निशाना लगा सकते हैं, जिसे शब्दभेदी बाण कहते हैं। गोरी को इस पर यकीन नहीं हुआ और वो ये तमाशा देखने के लिए तैयार हो गया। सभा बुलाई गई और जब गौरी ने पृथ्वीराज को बाण चलाने का हुक्म दिया, ठीक उसी वक्त चंद बरदाई ने वो ऐतिहासिक दोहा कहा, 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे में उन्होंने इशारों इशारों में गौरी के बैठने की सही जगह और दूरी बता दी थी। ये इशारा समझते ही जैसी ही गोरी के बोलने की आवाज आई, पृथ्वीराज ने उसी दिशा में अपना आखिरी बाण चला दिया और वो तीर सीधा सुल्तान को जा लगा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। हार में मिली ये एक ऐसी जीत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद पृथ्वीराज और चंदर बरदाई दोनों जानते थे कि अब वो दुश्मन के हाथों एक अपमानजनक मौत नहीं मरेंगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे की जान लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने अपनी कहानी का अंत अपनी शर्तों पर लिखा। तो पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वीरता, प्रेम और सम्मान के लिए दी गई कोई भी कीमत क्या सच में बहुत ज्यादा होती है। उनकी ये गाथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए दिया गया बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता।